हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो में। इस वीडियो में मैंने आपको सामान्य विज्ञान के अंदर जो टॉपिक है जीव विज्ञान का जो भी बेसिक्स है उसके बारे में हम पढ़ेंगे आज। जीव विज्ञान है क्या और जीव विज्ञान से संबंधित जितने भी तथ्य बनते हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट जो वर्ड हैं या बोलें कि एक टॉपिक है, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो ये पार्ट फर्स्ट है। अगले पार्ट में भी हम बेसिक्स के बारे में जानेंगे और फिर हम जीव विज्ञान से ही शुरू करके आगे वाले टॉपिक्स पर बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा ये टॉपिक है कि जीव विज्ञान है क्या। तो आपको पता होगा कि जीवों का अध्ययन, ठीक है, जीवों का अध्ययन जीव विज्ञान कहलाता है। बायोलॉजी इंग्लिश में यदि बात करें तो बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना होता है, बायो प्लस लोगोस। ठीक है, बायो का मतलब होता है जीव और लोगोस का मतलब होता है स्टडी, अर्थात जीवों की स्टडी, जीवों का जो अध्ययन है। ठीक है, जीवों का अध्ययन कहलाता है बायोलॉजी। ठीक है, इस प्रकार आप इसको याद रखिए। तो जीवों का अध्ययन जीव विज्ञान कहलाता है। उसके बाद जीव विज्ञान के अंतर्गत सबसे इम्पोर्टेंट है कि जीव क्या है। क्योंकि हमने देख लिया कि जीव विज्ञान जो है जीवों का अध्ययन है, तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि जीव क्या है। कोई वस्तु जिसमें कुछ विशिष्ट जैविक क्रियाएं, ठीक है, कोई वस्तु से मतलब यहाँ पर है कोई भी वस्तु, मतलब जैसे कि कोई भी, जैसे हम बोलते हैं ना कि पेड़ है, वो भी एक वस्तु है, लेकिन वो किस प्रकार की वस्तु है उसको हम देखेंगे। कोई वस्तु जिसमें कुछ विशिष्ट जैविक क्रियाएं वो होती हैं जो कि जीव को जीवित रहते हुए अपने शरीर में निरंतर चलानी पड़ती है। क्योंकि यदि जैविक क्रिया नहीं चलेंगी तो जीव जिंदा नहीं रह सकेगा। तो जैविक क्रियाएं जो कि जीव को जीव कहलाने के लिए आवश्यक हैं वो हैं जैसे श्वसन, चलन, वृद्धि, पोषण, प्रजनन। ये सभी जो क्रियाएं हैं, ठीक है, श्वसन, चलन, वृद्धि, पोषण, प्रजनन, ये सभी जो क्रियाएं हैं इनको हम अभी आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कोई वस्तु जिसमें कुछ विशिष्ट जैविक क्रियाएं होती हैं सजीव या जीव कहलाती है। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया कि जिनमें जी क्रियाएं मतलब श्वसन, चलन, वृद्धि, पोषण, प्रजनन आदि होती हैं वो जीव कहलाती हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि जीव तो हमने देख लिया कि जीव वो कहलाता है जिनके अंदर ये गुण होते हैं, लेकिन अब जीवधारियों के बारे में हमें प्रकार को देखना है। जैसे जीवधारी हैं तो कितने प्रकार के जीवधारी पाए जाते हैं। ठीक है, तो देखते हैं जीवधारी प्रायः दो प्रकार के होते हैं जिसमें जीवन है, या तो वो पौधे होंगे या प्राणी होंगे। ठीक है, दो प्रकार के होते हैं जीवधारी, ये तो पौधे होंगे या प्राणी। अब जीवधारी जो पौधे और प्राणी हैं इन दोनों में जो अंतर है हम इसके नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। ठीक है, उसके बाद जो महत्वपूर्ण टॉपिक है इस वीडियो का, जीवधारियों के लक्षण, वो हम देख लेते हैं। जीवधारियों के लक्षण, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जीवधारियों के जो लक्षण हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहला लक्षण है आकार एवं आकृति, साइज एंड शेप। साइज मतलब होता है आकार और शेप मतलब होता है आकृति, और साइज मतलब होता है आकार। ठीक है, देखते हैं सभी जीवों की अलग अलग आकार तथा आकृतियां होती हैं। कोई भी जीव है, जैसे आपने देखा होगा बंदर है या हाथी, तो दोनों का आकार अलग अलग है। बंदर छोटा है और हाथी बड़ा है। आकार का मतलब यहाँ ये है, आकार से मतलब ये है कि जीव कितना बड़ा है। ठीक है, यहाँ पर साइज की बात जब होती है आकार की, तो जीव छोटा है या बड़ा, तो इसके बारे में हम देखते हैं। लेकिन जब आकृति की बात होती है, तो आकृति वह होती है कि जीव किस प्रकार की बनावट का है। जैसे बंदर का शरीर है अलग बनावट का है और जो हाथी का शरीर है वो अलग बनावट का है। ठीक है, तो ये होता है आकृति।
सभी जीवों की अलग अलग आकार तथा आकृति होती है, उसी आधार पर इनकी पहचान की जाती है। जैसे मनुष्य है, चिड़िया है, मेढक, इन सभी की विशिष्ट आकृति तथा आकार होता है। अब आपको आकृति तथा आकार में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। आकृति मतलब होता है शेप और आकार मतलब होता है साइज। साइज को हम छोटे बड़े में मापते हैं और शेप को जो है, शेप डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर जो होता है, जीवों का संरचना जो होती है उसमें देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जीवों के जो लक्षण हैं उनमें हमारा सेकंड लक्षण देखते हैं, उपापचय। उपापचय मतलब मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? उपापचय की क्रिया दो क्रियाओं से मिलकर पूर्ण होती है। ठीक है, जो मेटाबॉलिज्म है, मेटाबॉलिज्म वे क्रियाएं होती हैं जो शरीर में वे रासायनिक क्रिया होती हैं जो शरीर में लगातार या निरंतर चलती रहती हैं, और इन क्रियाओं से ही जीव का जीवन संभव है। ठीक है, अब आपको बता दूं कि जो उपापचय है वो दो क्रियाओं से मिलकर बना होता है। अपचयी क्रियाएं मतलब एनाबोलिक रिएक्शंस एंड उपचयी क्रियाएं एनाबोलिक रिएक्शंस एंड अपचयी क्रियाएं कैटाबोलिक। तो एनाबोलिक और कैटाबोलिक जो रिएक्शन होती हैं, इन दोनों को जब मिला दें तो जो बनेगा वो हो जाएगा मेटाबॉलिज्म। ठीक है, मेटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म को जब मिला दें तो जो क्रिया बनती है वो होती है मेटाबॉलिज्म। अब आपको मैं बता दूं कि एनाबॉलिज्म क्या होता है या एनाबॉलिक क्रिया क्या होती है। यह उपापचय क्रिया का एक भाग है। इसमें छोटे छोटे अणुओं के गठन की प्रतिक्रियाएं शामिल हैं। आपको मैं रफ में बताता हूं कि उपापचय क्रिया वह क्रिया है जिसमें होता यह है, जैसे एक पदार्थ है, दो पदार्थ हैं और तीन, ये तीनों पदार्थ मिलके ये तीनों पदार्थ मिले तो एक बड़ा पदार्थ बन गया। तो ये है एनाबोलिक रिएक्शन या उपचयी क्रिया। ठीक है, इसी प्रकार होती है कैटाबोलिक। कैटाबोलिक मतलब अलग होती है। कैटाबोलिक क्रिया क्या होती है कि कोई बड़ा अणु है वो टूटकर छोटे छोटे अणुओं में बट गया, तो ये हो जाएगी अपनी कैटाबोलिक क्रिया। कैटाबोलिक मतलब होता है अपचयी क्रिया। ठीक है, कैटाबोलिक क्रिया। और ये होगी एनाबोलिक। ठीक है, ये होगी एनाबोलिक। अब इन दोनों को यदि मिला दिया जाए तो जो बनेगा वो हो जाएगा मेटाबॉलिज्म। ठीक है, इसको आप इस तरह याद रखिए। चलिए इसकी भी डेफिनेशन हम देख लेते हैं। अपचयी क्रियाएं क्या होती हैं? वह प्रतिक्रिया जिसमें बड़े अणुओं के विघटन से छोटे अणु बनते हैं। ठीक है, बड़े अणु के विघटन से बड़ा अणु जब टूट जाएगा तो छोटे छोटे जो अणु बनेंगे इसको कहते हैं हम कैटाबॉलिज्म। और एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म जब दोनों मिल जाएंगी तो उसको बोलते हैं उपापचय क्रिया मतलब मेटाबॉलिज्म। उसके बाद जीवधारियों का अगला लक्षण है वृद्धि। ठीक है, वृद्धि के बारे में हम बात करें तो इसको इंग्लिश में ग्रोथ बोलते हैं। किसी जीवधारी की आकृति, आकार एवं आयतन में बढ़ोतरी वृद्धि कहलाती है। ठीक है, यहाँ पर कोई भी जीव है वो पहले जब उसका जन्म होता है तो वो छोटा होता है, मतलब उसका आकार छोटा होता है और उसकी आकृति भी अलग, आकृति उसकी छोटी होती है, तो उसकी संरचना तो बदलेगी नहीं लेकिन आकृति में बढ़ोतरी होगी। जैसे अभी जीव है, कोई जीव, उसकी यदि आकृति छोटी है, ठीक है, देख लीजिए जैसे कि मनुष्य है, उसकी आकृति इस प्रकार छोटी है, जब वो बड़ा होगा तो उसकी आकृति में बढ़ोतरी तो होगी ना। तो इसी प्रकार आकृति एवं आकार दोनों में बढ़ोतरी होती है और आयतन भी बढ़ जाता है। ठीक है, आयतन मतलब जैसे पहले जीव छोटा था तो उसका शरीर है कम जगह घेरता था, अब जब बड़ा हो जाएगा तो अधिक जगह घेरने लगेगा, तो उसका आयतन में भी वृद्धि हो जाएगी। तो इन सभी में वृद्धि क्या कहलाती है? वृद्धि, बढ़ोतरी वृद्धि कहलाती है। उसके बाद जीवधारियों का अगला लक्षण है श्वसन। श्वसन को बोलते हैं रेस्पायरेशन। श्वसन जीवधारियों का एक महत्वपूर्ण लक्षण है। इस क्रिया में जीव वायुमंडल से ऑक्सीजन लेते हैं तथा CO2 छोड़ते हैं। रेस्पायरेशन होता क्या है? जीवधारी करता क्या है कि वायुमंडल से ऑक्सीजन को लेगा और जितनी भी ऑक्सीजन की मात्रा शरीर के
रासायनिक क्रियाओं को चलाने के लिए आवश्यक है उतनी लेगा, और शरीर में बनने वाली जो हानिकारक गैसें हैं या CO2 है, ठीक है, उसको बाहर निकालता है, ठीक है, और उससे ऊर्जा का निर्माण होता है। इसी को कहते हैं श्वसन। श्वसन के अंदर हम और भी देखते हैं। श्वसन के दौरान वसा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का विघटन होता है और ऊर्जा निकलती है, ठीक है। हम भोजन लेते हैं तो उसमें फैट होता है, मतलब वसा होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है एवं प्रोटीन होते हैं, ठीक है। ये सब पदार्थ हैं जो हमारी खाद्य पदार्थों में पाए जाते हैं। इन पदार्थों को हम जब सेवन करते हैं तो जब श्वसन की क्रिया होती है तो इनका विघटन होता है। विघटन मतलब ये टूटते हैं। जब ये टूटेंगे, वसा टूटेगा या कार्बोहाइड्रेट टूटेगा या प्रोटीन, जब ये टूटेंगे तो ऊर्जा विमुक्त होगी, मतलब निकलेगी, ऊर्जा निकलेगी। तो वो ऊर्जा किसके फॉर्म में होगी? एटीपी के फॉर्म में। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में ऊर्जा निकलती है, जिससे संपूर्ण जैविक क्रियाएं चलती हैं। अब किसी भी जैविक क्रिया को चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और ये ऊर्जा जो है वो कहाँ से मिलती है? इन भोज्य पदार्थों के विघटन से। भोज्य पदार्थों जब भोज्य पदार्थ लेंगे तो उनमें जो पदार्थ पाए जाते हैं उनके विघटन से ये ऊर्जा मिलती है, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि ग्लूकोज के एक अणु से, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। जब एक ग्लूकोज का विघटन होता है तो उससे 38 ATP ऊर्जा प्राप्त होती है, 30 ATP, ठीक है। इसको याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है आपके एग्जाम के लिए। तो आपको क्लियर हो गया होगा श्वसन। उसके बाद अगला फीचर है जो ऑर्गेनिज्म का या जीवधारी का, वो है प्रजनन या रिप्रोडक्शन। देखते हैं प्रजनन क्या है। प्रत्येक जीवधारी में अपने समान जीवों को उत्पन्न करने की क्षमता होती है, इसे प्रजनन कहते हैं या रिप्रोडक्शन कहते हैं। प्रजनन से जाति अपनी निरंतरता बनाए रखती है। प्रजनन है क्या? प्रत्येक जीव है, कोई जीव है, वो अपनी ही संतान उत्पत्ति कर अपनी जाति की निरंतरता रखता है। क्योंकि एक जीव है, यदि ये खत्म हो जाए या मर जाए तो इससे इसकी जाति की निरंतरता नहीं बनी रहेगी। इसलिए जीव प्रजनन करते हैं और अपनी जाति की निरंतरता बनाए रखते हैं। प्रजनन में जीव करता है, प्रजनन में जीव अपने समान जीवों की उत्पत्ति करता है, ठीक है, अपने समान जीवों की उत्पत्ति करता है, ठीक है। उसके बाद हम बाद में प्रजनन को अलग से भी देखेंगे, क्योंकि एक चैप्टर होता है रिप्रोडक्शन, उसको बाद में हम क्लियर करेंगे। उसके बाद अगला फीचर है जीवधारियों का, गति या मूवमेंट, ठीक है। गति या मूवमेंट के बारे में देखते हैं। जीवधारियों में गति करने का एक गुण विद्यमान होता है, अर्थात जंतुओं का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना अपने शरीर के अंगों का प्रयोग करके गति कहलाता है, ठीक है। गति क्या है? शरीर के अंगों का प्रयोग करके, जैसे पैरों का प्रयोग करके जीव एक जगह से दूसरे स्थान पर जाता है तो ये क्या कहलाता है? गति कहलाता है, ठीक है। उसके बाद अगला जीवधारी का लक्षण देखते हैं, पोषण, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि ये वे लक्षण हैं, मतलब जितने भी मैं आपको लक्षण बता रहा हूं जीवधारियों के, ये वो लक्षण हैं जो एक सजीव को निर्जीव से अलग करते हैं, ठीक है। इनको आप अच्छे से याद रखिए क्योंकि ये बेसिक्स होता है साइंस के लिए, ठीक है। प्रत्येक जीव अपने क्रियाकलापों के लिए आवश्यक ऊर्जा पोषण से प्राप्त करते हैं। पोषण है क्या? ठीक है, जीवधारियों को अपने शरीर में होने वाली जैविक क्रियाओं को चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब वो ऊर्जा कहाँ से मिलेगी? वो ऊर्जा मिलेगी भोज्य पदार्थों से। तो भोज्य पदार्थ यदि जीव ग्रहण करेगा तो उसे ऊर्जा मिलेगी। इसलिए ऊर्जा लेने के लिए जो भोजन या न्यूट्रिशन या पोषण जो लेता है व्यक्ति या जीव, उसको न्यूट्रिशन कहते हैं, ठीक है। पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से, जबकि जंतु अपना भोजन पौधे से प्राप्त करते हैं। पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है जिसमें सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके भोज्य पदार्थ का निर्माण करते हैं तथा ऑक्सीजन को वायुमंडल में छोड़ देते हैं। ये प्रक्रिया
प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। इसके बारे में हम डिटेल में आगे देखेंगे प्रकाश संश्लेषण के बारे में, क्योंकि आप इतना याद रखिए कि जंतु अपना भोजन स्वयं नहीं बनाती, बल्कि पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। उसके बाद अगला लक्षण देखते हैं, संवेदनशीलता या सेंसिटिविटी। जीवों को वातावरण में होने वाले परिवर्तनों का अनुभव होना संवेदनशीलता कहलाता है। कोई जीव वातावरण में है और वातावरण में होने वाले तापमान में कमी, तापमान में बढ़ोतरी आदि से जीव को अनुभव होता है। मतलब यदि तापमान में बढ़ोतरी हो तो जीव के शरीर में पसीना आने लगता है और उसे गर्मी का अनुभव होता है। तो ये जो शरीर के द्वारा क्रियाएं होती हैं, इनको संवेदनशीलता कहते हैं। ठीक है। परिवर्तनों के अनुसार जीव अपने शरीर में आवश्यक परिवर्तन कर लेता है। मतलब यदि गर्मी अधिक हो रही है, मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो शरीर पसीने को निकालेगा ताकि शरीर ठंडा हो और बाहर के टेम्परेचर जितना अपने शरीर का टेम्परेचर मेंटेन कर सके। तो परिवर्तनों के अनुसार जीव अपने शरीर में आवश्यक परिवर्तन कर लेते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद अनुकूलन देखते हैं। जीवधारियों का 9वां जो लक्षण है वो है अनुकूलन या अडाप्टेशन। ठीक है। जीवों में यह क्षमता होती है कि जीवन संघर्ष में सफल होने के लिए उनकी संरचनाओं एवं कार्यों में अपने आप जरूरी परिवर्तन हो जाते हैं। अपने आप जरूरी परिवर्तन हो जाते हैं मतलब कोई भी जीव यदि वातावरण में रह रहा है और वातावरण में मान लो कोई परिवर्तन आ गया, ठीक है, मान लो इतना परिवर्तन है कि जैसे वातावरण में इतनी अधिक गर्मी होने लगी कि कुछ जीव ही सरवाइव कर पा रहे हैं, कुछ जीव ही उस वातावरण में जीवित रह पा रहे हैं और कुछ जीव जो हैं वहां पर सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं, मतलब मर जा रहे हैं। तो जो जीव सरवाइव कर पा रहे हैं तो उनमें कुछ विशिष्ट प्रकार का अडाप्टेशन या अनुकूलन पाया जाएगा, क्योंकि जो कि उन्हें उस वातावरण के अनुकूल बनाएंगी रहने के लिए। ठीक है। यहाँ पर लिखा है कि जीवन संघर्ष में सफल होने के लिए, मतलब जीवन संघर्ष में तभी सफल होगा जीव जब उसके पास वो कैपेबिलिटी होगी जो उस एनवायरनमेंट में, मतलब ज़्यादा तापमान वाले एनवायरनमेंट में जीवित रहने के लिए होती है। ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अनुकूलन है क्या। ठीक है। उसके बाद जीव द्रव्य के बारे में बात करें तो जीवधारियों का जो अगला लक्षण है जीव द्रव्य, जिसे प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। यह जीवधारियों में पाए जाने वाला ऐसा पदार्थ है जो जीवन का भौतिक आधार है। भौतिक आधार होता है जो, जैसे अपन कभी घर बनाते हैं तो घर बनाते समय जो भौतिक आधार है, मतलब जब नींव बनाते हैं घर की, तो उसका जो फिजिकल लेवल है, फिजिकल या बेसिस है, वो नींव है। इसी प्रकार किसी जीव के बनने के लिए जो बेसिक आधार या बेसिक है जो, वो है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म में होता क्या है, प्रोटोप्लाज्म जीवित कोशिकाओं में पाए जाने वाला एक सब्सटेंस है, ठीक है, सब्सटेंस है या पदार्थ है जिससे सभी जैविक क्रियाएं संचालित होती हैं। तो जैविक क्रियाएं जब संचालित होंगी तभी शरीर जीवित रह पाएगा। हम पहले देख चुके हैं, अभी शुरुआत में हमने देखा है कि कई जैविक क्रियाएं हैं जो संचालित होंगी तभी जीवित रह पाएगा जीव। तो जीवित रहने के लिए जो पदार्थ है, जो मूलभूत पदार्थ है जिसके बिना कोई भी क्रिया संपन्न नहीं हो सकती, वो है जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म का होना आवश्यक है यदि जीव अपने शरीर में होने वाली क्रियाएं जारी रखना चाहता है। इसे जैविक क्रियाओं का केंद्र भी कहते हैं। ठीक है। उसके बाद अगला फीचर देखते हैं ऑर्गेनिजम्स का। सभी जीवधारियों द्वारा, ठीक है, उत्सर्जन के बारे में देखते हैं, एक्सक्रिएशन जिसको बोलते हैं। सभी जीवधारियों द्वारा शरीर में उपस्थित हानिकारक पदार्थ CO2, यूरिक अम्ल आदि बाहर निकालने की क्रिया उत्सर्जन कहलाती है। उत्सर्जन है क्या, कोई भी व्यक्ति जैसे खाना खाता है तो खाना खाने के बाद उसका पाचन करता है, पाचन के बाद जो भी अपशिष्ट पदार्थ बच जाते हैं उनको शरीर से बाहर निकालता है। उनको शरीर से बाहर निकालने की क्रिया ही उत्सर्जन कहलाती है। जब व्यक्ति श्वसन करता है तो श्वसन के समय जो हानिकारक पदार्थ है जैसे CO2, उसको भी बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। यूरिक अम्ल जो है मूत्र विसर्जन के समय यूरिया जो है निकाला जाता है, मूत्र के साथ आदि बाहर निकाला जाता है, इस क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए
अब हम नेक्स्ट देखते हैं जीवन चक्र। ठीक है, लाइफ साइकिल क्या होता है ऑर्गेनिज्म का। सभी जीवधारी अत्यंत सूक्ष्म भ्रूण के रूप में जीवन प्रारंभ करते हैं तथा पोषण, वृद्धि तथा संतानोत्पत्ति के बाद नष्ट हो जाते हैं। इसे जीवधारी का जीवन चक्र कहते हैं। देखिए, लाइफ साइकिल होता है क्या है कि किसी जीव ने जन्म लिया। जन्म कैसे लेता है वो, जब दो लैंगिक कोशिकाएं मिलती हैं तो उससे जाइगोट का निर्माण होता है। मैं आपको रफ कार्य करके बताता हूँ। ये देखिए, जब दो लैंगिक कोशिकाएं हैं, ये मेल गैमीट है। गैमीट मतलब होता है युग्मज, ठीक है, युग्मक, ठीक है, हिंदी में इसको युग्मक बोलते हैं। ये मेल गैमीट है और ये फीमेल गैमीट है। अब दोनों का युग्मन होगा, मतलब ये दोनों जुड़ेंगे। ये दोनों जुड़ेंगे तो जाइगोट का निर्माण होगा। जाइगोट को युग्मनज बोलते हैं। ठीक है, तो जाइगोट जब विकसित होगा तो भ्रूण का निर्माण होगा और भ्रूण से शिशु का निर्माण होगा। ठीक है, भ्रूण से किसका निर्माण होगा, विकसित शिशु का निर्माण होगा और शिशु से फिर आगे वृद्धि होती जाएगी। तो यहाँ पर ये देखते हैं कि सभी जीवधारी अत्यंत सूक्ष्म भ्रूण के रूप में जीवन प्रारंभ करते हैं। एक भ्रूण होता है, भ्रूण जब विकसित होता है तो उससे शिशु का निर्माण होता है। शिशु जब वृद्धि करता है तो अपनी वृद्धि के चरणों को पूरा करता है। सबसे पहले फिर उसको वृद्धि करना है तो पोषण की आवश्यकता होगी, पोषण लेगा, उसके बाद वृद्धि करेगा और संतानोत्पत्ति के बाद नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार जीवन की जो पूरी साइकिल बनती है उसे लाइफ साइकिल कहते हैं। तो जीवधारियों के जितने भी लक्षण थे वे हम देख चुके हैं और अगले वीडियो में जो भी बायोलॉजी से संबंधित और बेसिक्स है उसको भी हम देखेंगे। इसलिए नेक्स्ट वीडियो को आप ज़रूर देखना। थैंक्स फॉर वाचिंग। और इसी प्रकार के वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।